नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि यूपीएससी मेंस का जो मेन सब्जेक्ट है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अमेरिकन रिवॉल्यूशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और हर साल इससे लमसम 1 से 2 क्वेश्चन आपको आराम से मिलते हैं। इसलिए आप इस वीडियो में वो सब कुछ पाएंगे जो आपके यूपीएससी के सिलेबस में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बात करते हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन यानी कि अमेरिका की क्रांति, जो मेनली स्टार्ट हमारी 75 से 81 तक चली थी। और इसके बारे में हम देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ अमेरिका में कि वहाँ पे एक रिवॉल्यूशन हो गया। देखते हैं क्रांति। पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन की वहाँ पे था क्या अमेरिका में। तो हम सबको पता है कि 1492 में कोलंबस ने खोज की थी अमेरिका की। और अगर हम बात करें भौगोलिक दृष्टि की, तो जो अमेरिका का उत्तरी भाग है यानी कि जो नॉर्थ पार्ट का भाग है वो मेनली मत्स्य पालन यानी फिशिंग के लिए यानी मत्स्य पालन के लिए है। और अगर बात करें उसका जो बीच वाला यानी मध्यवर्ती भाग है वो आपका शराब और चीनी उद्योग के लिए है। और जो उसका लीस्ट यानी कि दक्षिणी भाग जो है उसका वो कृषि कार्य के लिए है, मेनली वहाँ पे कृषि कार्य होता है। और जो दक्षिणी भाग है तो वहाँ पे कृषि कार्य के लिए उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने, हाँ अंग्रेज़ से मतलब है ब्रिटिश, क्योंकि जो अमेरिका था वो ब्रिटिश उपनिवेश था, ठीक है। तो जो अंग्रेज़ जमींदार थे उन्होंने दक्षिणी भाग में बड़े बड़े कृषि फार्म यूज़ कर लिए, कृषि फार्म बना लिए अपने बड़े बड़े। और वहाँ पे क्या करते थे कि जो अफ्रीका के जो गुलाम होते थे उन लोगों से खेती करवाई जाती थी। और मेनली जो खेती होती थी वो होती थी हमारी तंबाकू की और कपास की। ऐसा आप देख पा रहे हैं, मैंने इसमें लिखा हुआ है तंबाकू और कपास की, ठीक है। अब देखते हैं कि हुआ क्या आगे। तो हम देखें कि 18वीं सदी तक हमारी जो उत्तरी अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिका में जो अटलांटिक तट है उसके आसपास के क्षेत्रों में 13 ब्रिटिश उपनिवेश विकसित हुए, 13, ठीक है। और जिनका जो शासन था वो वहाँ पे एक ब्रिटिश गवर्नर रखा जाता था और उसकी एक कार्यकारिणी समिति बनती थी और उसी के अधीन वहाँ की विधानसभा होती थी। अब देखने वाली बात यह है कि गवर्नर तो ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है, तो गवर्नर है। और जो कार्यकारिणी समिति है वो जो ब्रिटिश ताज है यानी ब्रिटिश क्राउन है उसके मनोनीत सदस्य हैं। यानी कि जो मेन पार्ट है हमारा वो तो ब्रिटिश के कब्जे में है, यानी कौन कौन, गवर्नर और कार्यकारिणी समिति। बस केवल अमेरिका वासियों के पास जो कुछ अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, जागरूक लोग थे, उनके पास विधानसभा थी। अब देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ ऐसा क्या हुआ कि इसमें इतना रिवॉल्यूशन हुआ। चलिए अब देखते हैं कि विधानसभा गठन कैसा होता था जी। तो इसमें विशिष्ट मतदाताओं के निर्वाचन होता था। जो मतदाता वहाँ पे जागरूक थे, पढ़े लिखे थे, उनके द्वारा निर्वाचन हुआ करता था। और उनके लिए जो उनके जो विषय थे वहाँ के स्थानीय विषय थे वहाँ पे। पर मेन चीज़ ये थी कि वो कितने ही कानून बना लें, कितने ही विधायिका के कानून बना लें, पास कौन करेगा, आपका कार्यकारिणी समिति और गवर्नर। यानी कि मेन जो हुकूमत है वो गवर्नर और कार्यकारिणी की थी, जो कि थी ब्रिटिश क्राउन के अंडर में, ठीक है। और इसलिए यहाँ लिखा भी है कि अंतिम और निर्णायक नियंत्रण ब्रिटिश सत्ता से होता था, यानी कि ब्रिटिश हितों को प्राथमिकता मिलती। तो ये हमारे मतलब आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है कि हाँ क्रांति का ये आपका बेस रहा होगा। अब देखते हैं कि कारण अब तक थे क्या। तो कारण में हम देखते हैं कि इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति का अभाव। अब ये सहानुभूति किससे होती है भाई, जिसके द्वारा हमें कोई धर्म मिलता है, हमें कोई संस्कृति मिलती है। पर अगर हम बात करें कि अमेरिका की, तो अमेरिका में जो अधिकतर लोग थे वो या तो सजा पाए के आए थे, और वहाँ पे जो 10% से अधिकतर जो वहाँ की जनसंख्या थी
वो कहीं मतलब अन्य लोग थे जो अन्य देशों से आए थे, और इंग्लैंड और अमेरिका के बीच बहुत दूरी थी, जिससे वहाँ पे संपर्क नहीं हो पाता था। इससे वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ के जो धर्म है, वो यहाँ पर प्रभाव नहीं डाल पाया, जिस वजह से इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति नहीं रही अमेरिका की जनसंख्या में। चलिए अब बात करते हैं स्वतंत्रता की भावना। वही जो अमेरिकी थे वो जागरूक थे, वो समझ रहे थे कि प्रबोधन क्या है, वो समझ पा रहे थे कि जो जागरूकता चल रही है वो उसके साथ चलना चाह रहे थे। और बहुत से आपके ब्रिटिश विद्वान भी थे जो अमेरिका को स्वतंत्रता की भावना दे रहे थे, जिसमें जो हमारे प्रमुख हैं वो थे हमारे थॉमस पेन और एडमंड वर्क, जो थे तो ब्रिटिश, पर वो कह रहे थे कि हाँ, अमेरिका के लिए उपनिवेश बनाना गलत है। एक फैक्टर आपका ये भी था कि अमेरिका वासियों में स्वतंत्रता की भावना प्रबल थी, वो किसी को भी अपने उपनिवेश बनाना नहीं चाह रहे थे, वो गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। चलिए अब बात करते हैं तीसरा फैक्टर, सब वर्षीय युद्ध। इसमें अमेरिका का कोई फैक्टर नहीं है, इसमें फ्रांस आपका देश है और इंग्लैंड, इन दोनों के बीच 7 साल तक युद्ध हुए। कब तक? 1756 से 1763 तक। अब हुआ क्या इसमें भाई? इसमें वैसे जीत तो इंग्लैंड की हुई, पर इंग्लैंड की जीत हुई, पर इसमें इंग्लैंड को जो उसकी सेना थी उसको बहुत हानि पहुंची, जिसका प्रभाव अमेरिका पे पड़ा। अमेरिका पे कर की वृद्धि करी गई। अब कर बढ़ाएंगे तो वहाँ की जो जनता थी उसमें आक्रोश पड़ा। और दूसरा फैक्टर क्या मिला, मान लिए कि फ्रांस इंग्लैंड का अति शत्रु हो गया, जो कि अमेरिका वासियों के लिए एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि दुश्मन का शत्रु हमारा दोस्त। तो इसमें फ्रांस एक निर्णय आया कि ये हेल्प करेगा अमेरिका वासियों की, प्लस इंग्लैंड की जो युद्ध सेना थी वो कमजोर हो गई थी, तो इसने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करते हैं बौद्धिक चेतना का प्रभाव। भाई अमेरिका वासियों में बहुत से लोग ऐसे थे जो विभिन्न तरीकों से बौद्धिक चेतना दे रहे थे, यानी कि क्रांति के बारे में बता रहे थे, यानी कि बहुत प्रसार प्रचार कर रहे थे, जिससे अमेरिका वासियों में जागरूकता बढ़ रही थी। इसमें हमारे कुछ मेन हैं, जैसे जेम्स ओटिस, सैमुअल एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन कुछ लोगों ने नेतृत्व किया बौद्धिक चेतना का, जिससे अमेरिका वासियों को पता चला कि हाँ, हम भी अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, हम भी अपने राज्य में गणतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला फैक्टर, जो कि है दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। भाई अभी आपने देखा कि जो यहाँ पे शासन था वो मेनली ब्रिटिश जो कर रहे थे वो गवर्नर और कार्यकारिणी समिति के द्वारा कर रहे थे। कहने को उन्होंने विधानसभा का निर्माण कर रखा था, पर मेन कानून तब बनता था जब गवर्नर और कार्यकारिणी समिति की सहमति होती थी। अब उन लोगों ने बहुत से ऐसे कानून बनाए जो अमेरिका के हित में थे, पर उनके लिए स्वीकार नहीं किया गया या पेंडिंग में रख दिया गया, जिससे कि अमेरिका वासियों में आक्रोश हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर, नियंत्रण का प्रयास नहीं। भाई ब्रिटिश या आप ये कह लीजिए प्रधान था अमेरिका के लिए कि उन लोगों ने कभी उपनिवेश तो रहे, तो उपनिवेश जैसी कभी बाउंडेशन नहीं देखी, जब देखी तो क्रांति हो गई। यानी कि जब भी वह उपनिवेश रहा तब ब्रिटिश का नियंत्रण नहीं था उस पर, और वो अन्य उपनिवेशों में ध्यान लगाया हुआ था, जिस वजह से अमेरिका वासियों ने कभी उपनिवेशी स्थायित्व या उपनिवेशी स्थिति को पहचाना ही नहीं था, जो कि एक फैक्टर था। अब देखते संवैधानिक मुद्दा। भाई अमेरिका वासी कहते थे कि भाई कार्यकारिणी सदस्य, कार्यकारिणी समिति में जो सदस्य हैं वो सब ब्रिटिश क्राउन के अंडर मनोनीत किए हुए हैं और कोई भी उनमें अमेरिकी नहीं है। तो उन लोगों का एक नारा बन के आया कि प्रतिनिधित्व तो नहीं तो कर नहीं। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई जब तक हम संवैधानिक मुद्दे में कुछ प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे तो हम कर क्या बात करें। ये भी एक फैक्टर निकल के आया।
बहुत इस फैक्टर ने भी, इस नारे ने भी बहुत अमेरिकन क्रांति को विस्तार से चला। अब लास्ट देखते हैं उपनिवेशों के प्रति इंग्लैंड की कठोर नीति। भाई इंग्लैंड ने कुछ समय बाद अपना उपनिवेश पर शिकंजा कसा और बहुत से ऐसे कानून, बहुत से ऐसे एक्ट स्टार्ट किए जिससे कि अमेरिका को लगा कि ये अब हम पे जुल्म ढा रहा है। इसमें से कुछ आपके थे, इसमें एक आपका एक्ट है नेविगेशन एक्ट। अब जो आपका जो नेविगेशन एक्ट है, तो उन्होंने कह दिया कि भाई आपको अगर व्यापार करना है तो या तो करिए आप ब्रिटेन से या करिए आप आयरलैंड से, इसके अलावा आप किसी से व्यापार आयात निर्यात नहीं कर सकते। ये भी एक फैक्टर बना। इसके बाद बहुत से ऐसे इसी में एक्ट बने, जैसे कि अभी हम बताते हैं आपको स्टाम्प एक्ट। उन लोगों ने कह दिया कि उपनिवेशों के जितने भी सरकारी दस्तावेज होंगे या कानूनी पत्र होंगे उस पर सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क का स्टाम्प लगाना होगा। इससे अमेरिकी आक्रोश में आ गए। वो बात अलग है कि इसे कुछ समय बाद हटा दिया गया। इसके बाद इन्होंने नए आयात कर नियम लाए जिसमें ये कहा गया कि जो आयात होगा, जो निर्यात होगा, वो केवल इन्हीं देशों से होगा। बाद में इसको भी हटा दिया गया, पर चाय के साथ, यानी कि जो हमारी टी है, चाय के साथ ये एक्ट नहीं हटाया गया। और इसी के क्रम में बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई जिसमें यह कहा गया कि जब चाय की जरूरत पड़ी अमेरिका के लिए तो ब्रिटिश ही देगा। और ब्रिटिश चाय जब अमेरिका बंदरगाह पर आई तो उन्होंने उस जहाज़ को बहुत हानि पहुंचाई। और यही घटना हमारी बोस्टन टी पार्टी के नाम से प्रसिद्ध थी। बाद में युद्ध आरंभ हुआ। अमेरिका के सेनापति जॉर्ज वॉशिंगटन थे और ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इसमें फ्रांसीसी सेना का भी महत्व रहा जिसमें लाफायेट ने नेतृत्व किया था। और अंत में कॉर्नवालिस जो कि ब्रिटिश सेनापति थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। और इससे जो 1783 में 1783 में पेरिस की संधि हुई और 13 अमेरिकी उपनिवेश को स्वतंत्र कर दिया गया, जिससे हमारा अमेरिका आज़ाद हुआ। ये थे हमारे अमेरिका के कारण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।